अंजलि अपने YouTube चैनल ई पाठशाला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं। पहला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां मनुष्य शरीर का वो अंग है जो अलग अलग प्रकार के स्राव को स्रावित करती हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जिसमें स्राव वाहिनी के द्वारा बाहर आ जाता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिसमें उनके द्वारा स्रावित स्राव सीधे रक्त में पहुंचाया जाता है। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला अंग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच रक्त वाहिका कनेक्शन हाइपोथैलेमिक हार्मोन को पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करने को स्राव को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा विनियमित कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं में रक्तचाप, शरीर का तापमान, हृदय प्रणाली की कार्य, द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन शामिल हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावों को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हमारे रक्तचाप और शरीर के तापमान, हृदय प्रणाली के कार्य और अन्य कार्यों को भी नियंत्रित करता है। साथ ही हाइपोथैलेमस हमारे तापक्रम को भी, हमारे शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है टाइलिन एंजाइम। लार में उपस्थित एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहते हैं, जो मुख्यतः स्टार्च के पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम मुख्यतः स्टार्च का पाचन करता है। इसी वजह से जो रोटी अगर हम खाते हैं, क्योंकि रोटी में स्टार्च उपस्थित होता है और टाइलिन एंजाइम उसका पाचन करता है जो कि लार में उपस्थित होता है, इसी कारण से रोटी हमें मीठी लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज, माल्टेज, गैलेक्टोज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज उपस्थित होता है, इसलिए कई बीमारियों में राहत के लिए अंगूर का सेवन करना फायदेमंद होता है। इससे टीबी, कैंसर और ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में ये मुख्य रूप से फायदेमंद है। अगला प्रश्न है, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 20। इसका सही आंसर होगा 20। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले अस्थायी निकलते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अस्थायी दांत निकलते हैं। अस्थायी दांत जन्म के 6-7 महीने बाद आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के दोनों जबड़ों में 2.5 से 3 साल होने तक इन दूध के दांतों की संख्या 20 हो जाती है। इस तरह से बच्चों के ऊपरी और निचले जबड़े में 10-10 दूध के दांत होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह पे स्थायी दांत आ जाते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है फीमर। मनुष्य की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है, जिसको जांघ की हड्डी भी कहते हैं। ये सबसे लंबी अस्थि होती है और साथ ही मजबूत भी होती है। मोटी व शक्तिशाली हड्डी होती है जिसको फीमर कहते हैं। ह्यूमरस हमारे हाथ के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। रेडियस जो है वो हमारे हाथ के निचले भाग में उपस्थित होती है। रेडियस और अल्ना और टिबिया और फिबुला हमारे पैर के निचले भाग में उपस्थित होती है।
उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये हमारा है 8 नंबर का सवाल। तो उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। इसमें डी व्रीज लिखा है तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी व्रीज। इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन क्या होते हैं, हमारे जीन में, हमारे डीएनए में अचानक से हो जाने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, और उत्परिवर्तन के सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है, जो कि ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करते हैं तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ये सबसे पहले एस हेल्स ने घोड़ों में मापा था। मानव का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर पारा होता है, जिसमें 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक और 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक होता है। इसको स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा नापते हैं। सभी को पता है कि हृदय में आकुंचन और प्रकुंचन की गतियां चलती रहती हैं, और इसी से जब धमनियों में रुधिर पंप होता है और फिर उसके बाद वापस से रुधिर हृदय में आता है, तो ये अलग अलग प्रकार के दाब होते हैं। ये दोनों दाब 120 और 80 होते हैं, और जिस यंत्र के द्वारा हम रक्तदाब को नापते हैं उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसमें परसेंटेज आपको बताना है 78%, 21%, 4% या 0.03%। तो इसका सही आंसर है 0.03%। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, तो जो 78% दिया गया है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है, और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, ज़ेनॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित होती हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस सही आंसर होगा। इसके अलावा डार्विन ने डार्विनवाद दिया था। पुरकिंजे ने पुरकिंजे तंतुओं की खोज की थी, और अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी है। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है, ऑप्शन है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो इसका सही आंसर है जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर मृत स्थिति में, मृत अवस्था में होते हैं, और जैसे ही ये जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, और ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और शरीर के बाहर प्रायः मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के संपर्क में आते ही ये जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। अगला सवाल है, 15 नंबर का, साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है साइकस। कभी कभी साइकस के बजाय सागोपाम का ऑप्शन भी रहता है, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर साइकस का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो सागोपाम आप लगा सकते हैं। साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है जो छोटे छोटे मोतियों की तरह सफेद और गोल होते हैं। इसे सागोपाम नामक पेड़ के तने के गूदे से बनाया जाता है। दुनाम, अगला सवाल है, दुनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लीनियस या हिप्पोक्रेटस। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति मतलब
जो जंतुओं और वनस्पतियों के नाम हैं वो दो नामों से मिलकर बने होते हैं। उनके उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उनके वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। तो इनके नामों में दो पद होने के कारण इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं और इसे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, कपास रेशा प्राप्त होता है। तो कपास का रेशा यानी कि जो कॉटन है उसका रेशा हमें बीजों से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा, अधिकतर टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीजों से कपास एक नकदी फसल है, इससे रुई तैयार की जाती है जिससे सफेद सोना कहा जाता है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। बीजों से कपास का रेशा बनाया जाता है। 18 नंबर का सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो डी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज सन 1632 से 1723 ईस्वी के बीच के कार्यकाल में दुनिया के सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया के सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। अगला सवाल है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। बहुत इजी सवाल है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। जी, दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है और इसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला और आखिरी सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जी, तो पूछा जा रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें गोलाणु कहते हैं। इसका आंसर बी है। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। तो सबसे छोटे जीवाणु गोलाणु होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, गोल होगा। तो धन्यवाद। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।